हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल काउंट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे आधुनिक कला है और कलाकार हैं। इससे पहले मैंने आपको वाद पढ़ाए थे, उसी के बाद के ही आपका है ये अन्यवाद हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सभी को वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रीमियर क्लास हो गई है, तो कल से आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, बारबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है या फिर पोलैंड है। तो आपको बताना है कि जो बारबरा हेपवर्थ है वो किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो बारबरा हेपवर्थ हैं ये एक अंग्रेजी चित्रकार और क्या है, मूर्तिकार हैं, ठीक है। क्या है, चित्रकार और प्लस मूर्तिकार हैं। तो ये है जो किससे संबंधित हो जाएंगे, ये आपके इंग्लैंड से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका इंग्लैंड से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, एंडी वारहोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, यहाँ पर पॉप कला है या फिर आपका अमूर्त कला है या फिर नेत्रीय कला है या फिर अमेरिकन लोक कला है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो एंडी वारहोल हैं वो आपके संस्थापक हैं किसके, तो बिल्कुल आपके पॉप कला के हो जाएंगे। और एंडी वारहोल हैं तो ये कहाँ के हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अमेरिकी, ये है अमेरिकी कलाकार हैं। अगर यहाँ पर पूछता है कि अमेरिकी कलाकार जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं आपके पॉप आर्ट के, तो यहाँ पर जो अमेरिकी कलाकार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार थे वो कौन थे, रॉबर्ट रोशनबर्ग। कौन है, रॉबर्ट रोशनबर्ग हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, रॉबर्ट रोशनबर्ग। इनका भी नाम आ जाता है, इनसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे रॉबर्ट रोशनबर्ग जो हैं किस वाद से संबंधित रखते हैं या फिर कौन सी कला से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पॉप कला से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर पॉप कला हो जाएगा। लेकिन आपको इसके बारे में और भी बता देते हैं, जो पॉप कला है तो पॉप कला जो है वहाँ पर कब विकसित हुई है, तो यहाँ पे 1959 में, कब, कहाँ पर, इंग्लैंड में। पहले ये इंग्लैंड में विकसित हुई थी, फिर बाद में ये 1960 के बाद ये कहाँ पर विकसित हुई, अमेरिका में। कहाँ विकसित हुई थी, अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर सर्वोच्चवाद है, सर्वोच्चवाद का पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो उदय हुआ है तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, रूस है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि जो सर्वोच्चवाद का उदय हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो पहले यहाँ पर बता देते हैं कि सर्वोच्चवाद का जो उदय हुआ था 1913 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि सर्वोच्चवाद का जो प्रथम चित्रकार था वो कौन सा था, तो बता देते हैं यहाँ पर काज़िमिर, ठीक है। यहाँ पर इनको भी याद रखना है, इनसे भी पूछ लिया जाता है कि काज़िमिर मालविच, ठीक है। तो यहाँ पर काज़िमिर मालविच है, तो इनको भी याद रखिएगा, इस कलाकार को। यहाँ भी पूछ लिया जाता है कि काज़िमिर मालविच कहाँ के कौन से वाद से संबंधित थे, तो आप बता सकते हैं कि सर्वोच्चवाद से। और ये कहाँ से हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये हो जाएंगे आपके रूस है, ये आपके प्रणेता हैं। सर्वोच्चवाद के क्या हैं, ये प्रणेता हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो उदय हुआ था तो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ उदय हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, रूस में, ठीक है। मास्को या फिर कभी कभी हो सकता है मास्को भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे मास्को रूस में हुआ था, ठीक है। और 1913 में, कब हुआ था, 1913 में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर फिलिप्पो आपका टोमासा, ठीक है, आपका टोमासो मैरिनेटी कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना है फिलिप्पो टोमासी मैरिनेटी है वो कौन है। यहाँ पे भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता है, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता है या फिर फाओवाद का घोषणा पत्र निर्माता है या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो फिलिप्पो टोमासो हैं वो आपके ये क्या है, एक इटालियन कलाकार हैं। ये क्या है, एक इटालियन कलाकार हैं, इसको याद रखना है सबसे पहले। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता है, यानी कि फिलिप्पो टॉमस जो मैरिनिटी हैं ये इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था, निर्माता है भविष्यवाद के। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो भविष्यवाद का जो यहाँ पर हुआ था इसका विकास, वो आपका यहाँ पर जो टाइम पीरियड है याद रखिएगा 1909 से लेकर आपका 1917 है, और कहाँ पर, इटली। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखो जितने भी आपको मैं बताती जा रही हूँ सब आप उसको स्थान ज़रूर याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ली कार्ब्यूजियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो ली कार्ब्यूजियर कौन था, ये भी वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक संगीतकार हैं, कला प्रोफेसर हैं, कला एक ओपेरा कलाकार हैं, या फिर एक वास्तुकार हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ली कार्ब्यूजियर हैं वो क्या हैं, एक चंडीगढ़ के क्या हैं, एक चंडीगढ़ मतलब शहर के क्या है, एक वास्तुकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका एक वास्तुकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक बार इसको छोटा कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखो स्मारक आ गया है तो यहाँ पर है, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आ गया है अलग। तो यहाँ पर बात करते हैं, भारत में मार्बल से बनाया गया प्रथम मकबरा माना जाता है। देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये देखो आपका 15वीं शताब्दी का है। पहले बता देते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो प्रथम मकबरा मतलब मकबरा बना था। ठीक है, तो उसको यहाँ पर आपको बताना है मार्बल से बनाया गया था। तो प्रथम मकबरा माना जाता है वो कौन सा है, बीबी का मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा है, ताजमहल है, या फिर आपका एतमादुल्ला का मकबरा है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम आपका जो भारत में मार्बल से बनाया गया था प्रथम मकबरा वो कौन सा हो जाएगा, आपका होशंग शाह का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टाइम भी याद करना, ये आपका 15वीं शताब्दी में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और साथ साथ में कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होशंग शाह का मकबरा कौन से स्थान पर है, तो आप बता सकते हैं एमपी, और यहाँ पर मांडू हो जाएगा। ठीक है, एमपी मांडू। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द ड्राइंग सेंटर निम्नलिखित में से किसका मूर्ति शिल्प है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे एंड्रिया कासिला का है, या फिर एंटोनियो बोरेली का है, या फिर आपका जॉर्ज वेस्लिस का है, या फिर मरीनो मरीनी का है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मतलब जो आंसर राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका एंटोइन बोरदेल्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा, आपका एंटोइन बोरेल्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर हेनरी मूर निम्नलिखित में से किस से प्रभावित हुए थे। तो सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर अफ्रीकी मूर्ति शिल्प है, मिस्र का मूर्ति शिल्प है, भारतीय मूर्ति शिल्प है, या फिर माया एजेक्ट मूर्ति शिल्प है। ये भी वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। जो हेनरी मूर है, तो हेनरी मूर सभी लोग जानते हैं ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, जो मतलब कौन से किस से प्रभावित हुए थे, तो बिल्कुल आपका माया एजेटिक मूर्ति शिल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपके क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे लोग स्टूडेंट लास्ट वाले चैप्टर छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप उसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत लोग कम ही पढ़ते हैं। और देखो यही क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट बना सकते हैं। तो इस यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्टैनले विलियम हैथर एतैलिए शस्त्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्थापना किस वर्ष में की थी, 1914 है, 1926 है, 1928 है, या फिर 1930 है। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं, जो एतैलिए शस्त्रा की जो स्थापना करी थी सर्वप्रथम यहाँ पर किसने करी थी, विलियम हैथर ने करी थी, या फिर बोल सकते हैं स्टैनले विलियम हैथर। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम जरूर याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर, वो भी कौन से सन में, तो 1926।
ठीक है, जो इसका राइट आंसर है आपका 1926 है। और आपको दूसरी चीज़ याद करनी है कि यहाँ पर जो इसकी स्थापना करी थी वो विलियम हैथर, स्टैनले विलियम हैथर ने की थी। ठीक है, और कहाँ पर? पेरिस में की थी। और कहाँ पर? कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है तो बिल्कुल आपका पेरिस में। ठीक है, दूसरी चीज़ याद कर लेना। और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी है कि यहाँ पर जो द्वितीय जो इसके बाद करी थी, यानी कि विलियम हैथर के बाद जो स्टैनले विलियम हैथर है इनके बात करी थी वो किसने करी थी? सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, किसने करी थी? सभी स्टूडेंट बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कृष्ण रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो द्वितीय आपका इसके बात करी थी, जो पहले किसने करी थी? विलियम हैथर ने करी थी। दूसरी बात किसने थी? तो बिल्कुल आपका कृष्ण रेड्डी। और कृष्ण रेड्डी ने यहाँ पर कब करी थी? तो आपका 1950। ठीक है, तो आपका 1950, ये 50 है। ठीक है, तो आपका 1950। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से, यानी कि प्रतिष्ठापन कलाकार आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन होता है, कोई भी प्रकृति चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी धातु होता है, कुछ भी होता है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रतिस्थापित करते हैं, अधिष्ठापन करते हैं। अधिष्ठापन का भी नाम बता देते हैं, अधिष्ठापन भी इसको बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में अधिष्ठापन भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रतिष्ठापन वो है, आपके कलाकार की पहचान करनी है। ये आपके वेस्टर्न के हैं, ये आपके भारतीय नहीं है, आपके वेस्टर्न के हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन वर्लाक है, क्रिस्टो है, लॉरेंस है या फिर लेहम ब्रम है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका क्रिस्टो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यहाँ पे रॉबर्ट मदरवेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि रॉबर्ट मदरवेल किस देश से हैं। तो आपको बताना है ब्रिटेन के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं या फिर यूएसए के हैं। बताइएगा कि तो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल सभी ने यहाँ पर सभी की राइट आंसर देते ही हैं, तो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं सभी लोग। चलिए तो वेरी गुड, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं जो रॉबर्ट मदरवेल है वो क्या है? एक अमूर्त, पूरा लिख देती हूँ सही से। ठीक है, तो यहाँ पे रॉबर्ट मदरवेल है तो यहाँ पर आपका यूएसए हो जाएगा। तो ये एक क्या है? एक अमेरिकी, क्या है? ये एक अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवादी चित्रकार हैं या कलाकार हैं। ठीक है, अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवादी, ठीक है, अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कलाकार हैं, याद रखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कलाकार। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है। पॉल गॉगिन है या फिर आपका एमिल बर्नार्ड है या फिर आपका ऑदलो रेंदो है या फिर आपका देगा है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका देगा हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि देगा कौन से वाद के कलाकार हैं। सभी स्टूडेंट बताइएगा कि कौन से जो देगा है, एडगर देगा, तो कौन से हो जाएंगे? तो बिल्कुल ये एक प्रभाववादी चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? प्रभाववादी चित्रकार हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पे जैक्सन पोलाक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज ही बताया था मैंने, तो ये आपका क्वेश्चन आया था। जैक्सन पोलाक यहाँ पे की चित्रण विधि, यहाँ पे क्रियात्मक चित्रण या फिर कह सकते हैं एक्शन पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन पेंटिंग है यहाँ पे किसने नाम दिया था? तो आपको बताना है जो क्रियात्मक चित्रण नाम दिया था वो किसने दिया था? लुई ले रॉय ने दिया था, शोपेनहॉर ने दिया था, एमिल बर्नार्ड ने दिया था या फिर हेरोल्ड रोशनबर्ग ने दिया था। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एक्शन पेंटिंग का जो शब्द का यहाँ पे जो नाम दिया था वो किसने दिया था? रोशनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? रोशनबर्ग ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और रोशनबर्ग भी आपके कहाँ के कलाकार है? अमेरिकी के कलाकार हैं, और सबसे प्रसिद्ध कलाकार अमेरिकी के रोशनबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि जो है आपका, एक मिनट, ये जिर है। ठीक है, जिर पॉट का वस्तु चित्र के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पॉल क्ली है, ई हैकेल है, कांडिस्की है या फिर आपका मोड्रियान है। तो आपका बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका
मोंड्रियान हो जाएगा। ठीक है, मोंड्रियान क्या है तो इनको भी बता देते हैं। ये क्या है, एक नव प्लास्टिकवाद के हैं। ठीक है, ये एक नव प्लास्टिकवाद के कलाकार हैं, यानी कि अमूर्त चित्रकला के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, अमूर्त चित्रकला के क्या हैं, एक संस्थापक। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पॉप आर्ट का उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं कि इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, जर्मनी में हुआ है या फिर फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो पॉप आर्ट का उदय हुआ है वो कब हुआ है, 1959 में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो बिल्कुल आपका इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पॉप आर्ट का उदय हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बाद में यहाँ पर कब हुआ है, तो बिल्कुल बाद में कहाँ पर हुआ है, तो आपका अमेरिका। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर है आपको इंग्लैंड हो जाएगा, इसका जो उदय हुआ है वो कहाँ पर, आपका इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की बात करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया था ना, तो यहाँ पर आपको बता ही दिया था 1959 में आपका इंग्लैंड में हुआ था, फिर बाद में आपका 1960 में आपका कहाँ पर हुआ था, 1960 के बाद अमेरिका में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उदय पूछ रहा है तो उदय आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी वाला बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अमेरिका लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका में इसका चरमोत्कर्ष हुआ था। यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस है, जो आपका एक्सेस है, ठीक है, यानी कि एक्सेस जो नामक जो एक कला पत्रिका है। तो यहाँ पे जो एक्सेस जो कला पत्रिका है ये क्या है, एक त्रैमासिक पत्रिका है। क्या है, एक त्रैमासिक पत्रिका है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे जो सन यहाँ पर 1935 में आरंभ हुई थी वह किस बात से संबंधित थी, अभिव्यंजनावाद से संबंधित थी, अति यथार्थवाद से, या फिर अमूर्तवाद से, या फिर आपका दादावाद से। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं जो एक्सेस जो है यहाँ पे जो पत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका, वो यहाँ पर मतलब किस बात से संबंधित है, बिल्कुल आपका अमूर्तवाद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और यह पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये लंदन से प्रकाशित होती है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा सभी लोग। चलिए तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यहाँ पे कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था। विलियम होगार्थ ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, विलियम ब्लैक ने, या फिर विलियम मॉरिस। तो आपको बताना है कि कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो बिल्कुल आपका विलियम मॉरिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति का मुख्य विशेषता थी। तो आपको बताना है यहाँ पे युद्ध, पूर्व यूरोपीय यथार्थवादी, युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, प्रारंभिक दादावादी, या फिर आपका आधुनिकतावादी स्विस मूर्तिकार। तो यहाँ पर बताना है आपको जिसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर यह है कि युद्धोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार, इसकी क्या थी, ये विशेषता थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जर्मन आर्ट, तो जर्मन आर्ट नूवो को यहाँ पर सामान्यतः इसके जर्मन नाम यहाँ पर युगेनस्टिन है, जो आपका नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिख में मतलब प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसे नव कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ से लिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलिए तो बताइएगा कि यहाँ पे आपका दास प्लाकेट है, या फिर आपका यहाँ पर सेच प्लाकेट है, या फिर आपका कुदुरजुनल है, या फिर आपका डाई युगेंड है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका डाई युगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका डाई युगेंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो सच्चे, यहाँ पे सच्चे नहीं लिखा है, सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी, वो किसने लिखी।
जॉन जोकिम विंकलमैन, लॉरेंज घिबर्टी हैं, या फिर आपका बॉमगार्टन है, या फिर आपका जॉर्जियो वसारी हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे जो निम्नलिखित में से यहाँ पे जो सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास में लिखी वो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपका जॉर्ज वसारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जॉर्ज वसारी क्या है, जॉर्ज वसारी भी आपको याद, देखो यहाँ पे स्थान जरूर याद रखना, ये क्या है, ये भी एक आपके इटालियन चित्रकार और वास्तुकार और इवन यहाँ पर कला इतिहासकार भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, पहले 21 को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके फलाकार या बूंद बूंद टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है, उसी शैली को पहचानना है। तो यहाँ पर ये तो सभी लोग बता ही देंगे, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी है। तो जल्दी से बताइएगा कि यहाँ पे जो है संकलन कला है या फिर आपका समुचित कला है या फिर आपका प्रदर्शन कला है या फिर एक्शन चित्रकला है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका एक्शन चित्रकला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 कह रहा है चैडविक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। चैडविक क्या थे, तो आपको बताना है कि चैडविक क्या थे। अमेरिकी मूर्तिकार हैं, ब्रिटेन के मूर्तिकार हैं, स्वीडन के मूर्तिकार हैं या फिर आपके फ्रांस के मूर्तिकार हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो चैडविक हैं वो क्या हैं, एक ब्रिटेन के मूर्तिकार हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है, डिवाइन कॉमेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है। दोनातेल्लो है, रोंदा है, मैसेच्यू है या फिर आपका दांते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो डिवाइन कॉमेडी है वो एक किसके द्वारा रचित है, तो बिल्कुल आपका दांते एलिगेरी के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मार्सल डुसेम्प या फिर मार्सल डूसा की जो यहाँ पर है द पैसेज ऑफ आपका वर्जिन टू ब्राइट संग्रहालय में संग्रहित है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क है या फिर एल्ब्राइट नॉक्स आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क है या फिर ललित कला अकादमी नई दिल्ली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, द पैसेज ऑफ वर्जिन टू ब्राइट संग्रहालय किस में संग्रहित है, तो आपका बिल्कुल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। चित्रकला में कानो नाम से तो सभी स्टूडेंट को पता चल रहा होगा कि कानो संबंधित है, मतलब ये जो कानो शैली है वो एक मतलब बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब सुरक्षित रहती थी, जीवित रहती थी, बस ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कानो शैली जो संबंधित है वो किससे यहाँ पर हो जाएगी, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर है जो आंसर राइट आंसर आपका जापान से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वह कौन सा आधुनिक आंदोलन था, वह कौन सा आधुनिक आंदोलन था यहाँ पर आपका 20वीं शताब्दी के 30 के दशक आरंभ में हिटलर के राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था। तो बताइएगा कि आपका बोल्शेविक है, बाह है या फिर आपका ड्यूटेशेर वर्कबंद है या फिर कला शिल्प आंदोलन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ये पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, ये आपका बाउज है। ठीक है, बाउज, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बॉज। ठीक है, ऐसे करके ही बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर है, अभी सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको बता देते हैं यहाँ पर आपका बॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपने बॉस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो इसका मतलब विकास हुआ तो मतलब आपका 1919, ठीक है, 1919 में कहाँ पर स्थापना, तो बिल्कुल आपकी 1919 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर, तो बिल्कुल आपका वीमर नगर। ठीक है, तो आपका वीमर, एक मिनट पूरा बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, एक तो पूरा अच्छे से लिखा नहीं है। चलिए तो बात करते हैं, यहाँ पर बॉस है, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो इसका यहाँ पर है, तो 1919 में कब यहाँ पर वीमर नगर के किसने करी थी, जो इसकी स्थापना है, तो यहाँ पर स्थापना आपका वीमर नगर। ठीक है, वीमर नगर यानी कि जर्मनी है। तो यहाँ पे जो इसके स्थापत्यकार हैं
कौन है, यानी कि जो इसकी स्थापना करने का जो उसे उद्देश्य दिया जाता है, आज ही आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे जो इसके जो स्थापत्यकार हैं वो आपके कौन से हैं, वॉल्टर ग्रेपियस हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, वॉल्टर ग्रेपियस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जो इसकी स्थापना है, संस्थापक हैं वॉल्टर ग्रेपियस है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 26 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ब्लैक सन, देखो ब्लैक सन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने देखो नेट का जब पेपर करवाया था तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर है आपका ब्लैक सन के रचनाकार हैं अर्नस्ट बर्लाक हैं, या फिर आपका कॉन्स्टेंटिनी ब्रांकुसी हैं, या फिर इसामी नागुची हैं, या फिर वॉल्टर वॉडमेर हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो ब्लैक सन के जो रचनाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके इसामी नागुची हो जाएंगे। और इसामू नागुची क्या है, एक ये जापानी अमेरिकी कलाकार हैं। क्या है, एक जापानी अमेरिकी कलाकार हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की बात करते हैं, रीतिवाद क्या है। तो बताइएगा कि रीतिवाद क्या है, तो आपको बताना है धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है, या फिर आपका सांस्कृतिक आंदोलन है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि जो रीतिवाद है वो क्या है, एक हमारा क्या है, कला आंदोलन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 29 की, बात करते हैं सूमी ए। तो यहाँ पे इस नाम से ही लग रहा है कि सूमी ए क्या है। तो यहाँ पर है आपका सूमी है ए है चीनी कला है, जापानी स्याही चित्रण है, फारसी रंग है, या फिर आपका ईरानी कला है। तो सभी लोग जानते हैं कि सूमी ए है क्या, वो क्या है, बिल्कुल आपका जापानी स्याही चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यहाँ पर लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर है ऑप्शन लुडविग माइस वॉन डर रोहे हैं, या फिर पॉल रेंड हैं, या फिर एलन फ्लेचर हैं, या फिर इवान चार्मेफ हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था, तो बिल्कुल आपका लुडविग माइस वॉन डर रोहे ने किया था। ठीक है, चलिए तो ये भी बता देते हैं, ये भी आपके बता देती हैं कि मतलब ये आपके जो हैं, मतलब ये ठीक है, लुडविग जो हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, ये भी आपके अमेरिकी जर्मन अमेरिकी वास्तुकार हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ। लुडविग माइस जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जर्मन अमेरिकी वास्तुकार। ठीक है, जर्मनी, चाहे जर्मनी लिख दो, जर्मन लिख दो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अमेरिकी वास्तुकार हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि यूकियो कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है। तो आपको बताना है कि चीन की है, कोरिया की है, जापान की है, या फिर थाईलैंड की है। तो यहाँ पे बता देते हैं यूकियो जो प्रसिद्ध कला शैली है वो कहाँ की हो जाएगी, तो बिल्कुल आपकी जापान की हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जापानीज फॉर गॉड। तो जापानीज फॉर गॉड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जापानीज फॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई। तो यहाँ पर है आपका रिस्टाइड मैलोन है, माइकल आर्टन है, या फिर आपका एंड्रोइड पाओलोजी है, या फिर मरीनो मरीनी है। तो आपको बताना है कि मैरिनो मरीनी है, या फिर एडवर्डो है, या फिर माइकल हैं, या फिर रिस्टाइड हैं। जिसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका एडवर्डो पाओलोजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यहाँ पे भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा। तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन आया भी था। तो यहाँ पे बोचियानी है, सेवनी, बस उसको अलग तरीके से पूछा था, उसका नाम दे दिया था, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर है सेवनी है, या फिर आपको मारनेती है, या फिर आपका कारा है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो भविष्यवाद का जो कला आंदोलन है इसका जो टाइम पीरियड है इसको भी याद रखिएगा, 1909 से लेकर आपका 1917 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, 1909 से लेकर आपका 1917 है, याद रखिएगा। और इसका जो उदय हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इटली में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर, इटली में हुआ था। और यहाँ पर जो इसके जो प्रणेता हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था जब भविष्यवाद का बताया था, तो भविष्यवादी के जो प्रणेता हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके यहाँ पर मारिनेती हो जाएंगे। ठीक है, इनका पूरा नाम है, अभी आपको याद आ जाएगा कि ये नाम आया था। तो यहाँ पे फिलिप्पो
तोमुसो, ठीक है, तो ये आया था ना अभी नाम। चलिए, तो यहाँ पर आपको फिलिप्पो तोमुसो मैरिनेती जो पूरा नाम है, ठीक है, तो आपका फिलिप्पो तोमुसो मैरिनेती है, ये क्या है, प्रणेता है किसके, भविष्यवाद के, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, गत्यात्मकता। तो यहाँ पर बात करते हैं गत्यात्मकता की अवधारणा मुख्यतः किस आंदोलन की है, तो प्रभाववाद की है, घनवाद की है, अभिव्यंजनावाद की है, या फिर आपका भविष्यवाद की है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं जो गत्यात्मक की अवधारणा मुख्यतः किस कला आंदोलन की है, तो बिल्कुल आपकी भविष्यवाद की हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 35 कह रहा है कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था। तो यहाँ पर अभी लोग जानते ही हैं कि भविष्यवाद का जो उदय मतलब है, आपका जो टाइम है वो 1909 से लेकर आपका 1917 है, इसको याद रखिएगा। और जो उसका उदय हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल आपका इटली में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो यहाँ पे नाम से ही पता लग जाएगा यहाँ पर है कि किसकी बात कर रहा है, पिकासो है, मोदिग्लियानी है, या फिर आपका रेनवार है, या फिर गोया है। तो यहाँ पे जो लंबी गर्दन का यहाँ पे जो चित्रांकन किया करता था वो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मोदिग्लियानी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये भी आपका इटालियन कलाकार हैं, ठीक है, ये भी क्या है, एक इटालियन कलाकार है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किसने और कब आज के घर को क्यों भिन्न है, मतलब आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है, शीर्षक की पॉप कोलाज कृति बनाया। तो हैमिल्टन है 1956, कुर्ट शिंट से है, या फिर 95, रिचर्ड लिंडनेर है, या फिर आपका लेरी रिवर्स है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हैमिल्टन 1956, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी है आपके इंग्लैंड के ही, ये भी आपके कलाकार हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, ये भी सब लोग जानते हैं, रॉबर्ट रोशनबर्ग। तो रॉबर्ट रोशनबर्ग हैं, ये क्या है, एक अमेरिकी कलाकार हैं। तो यहाँ पर किस पेंटिंग के लिए जाना जाता है, किस कला पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका कला आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो बताइएगा संरचनावाद है, एक्शन पेंटिंग है, यहाँ पे ऑप आर्ट है, या फिर आपका पॉप आर्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका मतलब पॉप आर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका पॉप आर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऑप आर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विक्टर वासरली हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा नाम लिख देती हूँ, विक्टर वासरली, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा है, बाकी सब लोग जानते हैं। देखो ऑप आर्ट और पॉप आर्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर ऑप आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर विक्टर वासरली करके आइएगा, अगर पॉप आर्ट की बात करते हैं तो आपका रॉबर्ट रोशनबर्ग है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है, बाकी अगर एक्शन पेंटिंग के लिए पूछा जाता है तो यहाँ पर है आपका एक्शन पेंटिंग जो है आपके जैक्सन पोलाक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आपका जैक्सन पोलाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये संरचनावाद का अगर पूछते हैं तो संरचनावाद का आपका मतलब यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संरचनावाद का आपका यहाँ पे व्लादिमीर भी याद रखिएगा, ये भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। व्लादिमीर हैं जो इसके क्या हैं, संरचनावाद के प्रणेता हैं, ठीक है, मतलब टेटलिन, व्लादिमीर टेटलिन। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिए संरचनावाद का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद है, एक्शन पेंटिंग का बताया जैक्सन पोलाक है, ऑप आर्ट का यहाँ पर आपका वासरली याद रखिएगा, विक्टर वासरली याद रखिएगा, और पॉप आर्ट का रोशनबर्ग हैं जो अमेरिकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब कभी कभी नाम एकदम से भूल जाते हैं चलिए, तो यहाँ पर है एंडी वारहॉल, ठीक है, एंडी वारहॉल, वासरली और एंडी वारहॉल, ये दोनों बहुत ज़्यादा नाम आते हैं, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक एंडी वारहॉल और एक वासरली को बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि एंडी वारहॉल कौन से आपके कला आंदोलन से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं पॉप आर्ट है। अगर ऑप आर्ट के लिए पूछा जाता है तो आपका वासरली, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। यहाँ पे अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष में हुआ था, तो बताइएगा 1932 यहाँ पर न्यूयॉर्क है, 1930 है पेरिस है, 1940 है वाइमर है, या फिर बीमर।
तो यहाँ पर आपका 1942 आपका डबलिन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 1930 पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1930 ईस्वी आपका पेरिस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यहाँ पर यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और विथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर है आपका एडवर्ड मुंक है, एडवर्ड हॉपर है, या फिर जॉर्जियो शिर्को है, या फिर अल्बर्टो सेविनियो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जॉर्जियो शिर्को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यहाँ पे आर्मरी शो, मतलब जो आर्मरी शो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे आर्मरी शो है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ जाता है कि नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्मरी शो है क्या, तो यहाँ पे बता सकते हैं ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, ये चीज़ याद रखना है। तो आपको दूसरी चीज़ याद करनी है किसके द्वारा आयोजित की गई है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन है मार्क रोथको, अर्शिल गोर्गी हैं, वार्ड कोहन, यहाँ पर आर्थर वी डेविस हैं, या फिर आपका जे पोलाक या डी कुनिंग है, या फिर फ्रांस क्लाइन और मार्क टोबी हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो आर्मरी शो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो बिल्कुल आपका वाल्टर कुहन और आर्थर वी डेविस के द्वारा मतलब आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है। तो काज़िमिर मालेविच है, वासिली कांडिस्की है, पिएट मोंड्रियान है, या फिर आपका जैसन सियोनेली है। तो बताना है आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ज्यामिति एब्स्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो काज़िमिर मालेविच से हो जाएगा। और ये कौन से मतलब किसकी बात कर रहा है बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये सर्वोच्चवाद की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सर्वोच्चवाद की बात कर रहा है। जो इसका यहाँ पे टाइम है वो आपका 1913 है। अगर यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पर मास्को रूस। ठीक है, इसको याद रखिएगा सर्वोच्चवाद का। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ हो गया है। और यहाँ पे ये प्रथम चित्रकार थे, ये जो सर्वोच्चवाद के हैं ये प्रथम चित्रकार थे काज़िमिर मालेविच, ये प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 1970 के दशक के दौरान पश्चिम से अमूर्त कला के एक पथ प्रदर्शक अग्रणी प्रतिनिधि जिन्होंने पूर्वी कला से प्रेरणा और आध्यात्मिक पोषण प्राप्त किया। यहाँ पे आपका चक कोलाज है, बोक्लोज हैं, हॉस अर्प हैं, या फिर जैस्पर जॉन्स हैं, या फिर आपका एरिक गिल है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हॉस अर्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका हॉस अर्प राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर पुस्तक नॉन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड के लेखक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो पुस्तक नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड के जो लेखक हैं मोहली नागी हैं, काज़िमिर मालेविच हैं, नामबोगो हैं, या फिर आपका रोजर फ्राई हैं। तो इस जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल आपका काज़िमिर मालेविच हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, काज़िमिर मालेविच। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। मिनिमल आर्ट नामक शब्द को किसने गढ़ा है। तो आपको बताना है हेनरी मातिस ने, जॉन मैक्सवेल ने, रिचर्ड वोलेम ने, या फिर आपका विलियम ऑर्पन ने। तो यहाँ पर है आपका, सभी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मिनिमल आर्ट है, तो यहाँ पे नामक शब्द को किसने गढ़ा, तो बिल्कुल आपका रिचर्ड वोलेम ने मतलब ये नाम दिया था। ठीक है, रिचर्ड वोलेम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 46। आपके ज़्यादा बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, आपके ओनली 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग, चलो ये बहुत अच्छी है कि अब स्टूडेंट को नींद नहीं आती है। पहले नींद आ जाती थी कि कितने सारे क्वेश्चन, पहले तो 50 क्वेश्चन में ही हालत ख़राब हो जाती थी, अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। चलिए वेरी गुड, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी मूर्तिकार है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन ब्रांकुसी है, यहाँ पर व्लादिमीर आपका तातलीन है, रेमंड दूसा है, या फिर अलेक्जेंडर कार्ल्डर हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका
हाँ, संरचनावादी मूर्तिकार हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अलेक्जेंडर कार्डर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि संरचनावादी का जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो टाइम अगर पूछते हैं, और यहाँ पे बात देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया ही नहीं है, आपने यूथ में देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका आंसर दिया ही नहीं है। तो आप बता देते हैं कि यहाँ पे मतलब एनटीए वालों ने ही नहीं दिया था, ये एनटीए के एग्जाम में आया था, तो यहाँ पर है आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पे बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? अलेक्जेंडर कार्डर हो जाएंगे। ये क्या है? एक संरचनावादी मूर्तिकार हैं। अगर यहाँ पे प्रणेता की बात करते हैं तो प्रणेता यहाँ पे व्लादिमीर तातलिन है या फिर टैटलिन है, ये इसके क्या है? प्रणेता हैं। किसके? संरचनावादी के। तो इसको भी याद रखिएगा, संरचनावादी के यहाँ जो प्रणेता है वो कौन से हो जाएंगे? व्लादिमीर तातलिन हो जाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। गुस्ताव क्लिम्ट की शैली कौन सी थी? यहाँ पर है आर्ट नूवो है, प्रतीकवाद है, वियना सेशन है या फिर आपका घनवाद है। तो यहाँ पर है आपका जो राइट आंसर है वो सभी लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा आपका? गुस्ताव क्लिम्ट की शैली, तो बिल्कुल आपकी प्रतीकवाद हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है यहाँ पे? गुस्ताव जो क्लिम्ट है कि पेंटिंग का शीर्षक क्या है जिसे गोल्डन पीरियड भी कहा गया? तो यहाँ पे अफेक्शन है, यहाँ पर लव फॉर एमिली है, गोल्डन इपेक है या फिर द किस है? तो यहाँ पर द किस है, तो द किस इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनको मतलब जो किस है ये वाली आपका जो शीर्षक मतलब जो शीर्षक है गुस्ताव क्लिम्ट की, तो यहाँ पर है, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गोल्डन जो मतलब गोल्ड का यूज़ करा है, सिल्वर का भी यूज़ करा है, मतलब जो धातु होती है उसका भी यूज़ मतलब अच्छे से तरीके से लगाया है। किसने? गुस्ताव क्लिम्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब सिंबॉलिक तरीके से यहाँ पर मतलब जो कपड़े बनाए हैं। चलिए, तो यहाँ पे गुस्ताव क्लिम्ट की जो राष्ट्रीयता है रूसी है, ऑस्ट्रियाई है, आपकी मिस्री है या फिर आपका लैटिन अमेरिकी है। तो यहाँ पर जो इसका गुस्ताव क्लिम्ट की जो राष्ट्रीयता है वो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल आपकी ऑस्ट्रियाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट जाते जाते सब लोग लाइक भी ज़रूर करते जाइएगा, बहुत से स्टूडेंट बिना लाइक करे हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इतनी मेहनत करती हूँ, कम से कम इतना तो बनता है आपके लिए कि आप लोग कम से कम स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे विशिष्ट आपका स्वर है, यहाँ पर लेट मोटिक शब्द निम्नलिखित में से किन अधिकल्प प्रवृत्तियों की विचारधारा से संबंधित है? अभिव्यंजनावाद है, शिकागो विचारधारा दो बार लग गया है, या फिर आपका मैकिन्टोश या फिर आपका क्लासिको या फिर आर्ट नूवो है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कम से कम लाइक तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चाहे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नव आर्ट नूवो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपकी यहाँ पर क्लास ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं, आपकी कल 2 बजे क्लास होगी। ठीक है, बाकी लाइव क्लास होगी, आज नहीं ले पाई। ठीक है, तो जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक भी ज़रूर करिएगा। बहुत सारे कम स्टूडेंट कमेंट करते हैं, आप लोग हो सके तो थोड़ा सा टाइम मिले तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।